हम एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं। हम खरपतवार या वीड जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, उसकी हम बात कर रहे थे। अब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि 30,000 प्रकार के खरपतवार अभी तक खोजे गए हैं, 18,000 का नामांकन हो चुका है। अब अगर हम इन खरपतवारों का अध्ययन करना चाहते हैं तो इनके अध्ययन को हम आसानी से कर सकें, इसलिए हम करते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। हम यहाँ खरपतवारों को वर्गीकृत करने वाले हैं और खरपतवारों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। पहला है पत्तियों की संरचना के आधार पर, दूसरा बीज पत्र के आधार पर, तीसरा ऋतुओं के आधार पर, चौथा जीवन चक्र के आधार पर और पांचवा है खरपतवार व फसल संबंध के आधार पर। इसमें से पत्तियों की संरचना, बीज पत्र, ऋतु और जीवन चक्र, ये चारों जो शब्द हैं ये हम फसल के वर्गीकरण में भी सुन चुके हैं। आखिरी वाला जो है खरपतवार और फसल संबंध के आधार पर, ये कुछ नया है कि भाई खरपतवार और फसल के बीच में कैसे संबंध है, तब हम इनको कहेंगे ये जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को हम करेंगे। तो कैसे संबंध है ये हम पांचवें वाले वर्गीकरण में देखेंगे। एक एक से हम बात करते हैं। पहला वर्गीकरण हम देखते हैं पत्तियों की संरचना के आधार पर। जैसा कि हमने फसलों में भी पढ़ा था कि पत्तियां दो तरह की होती हैं, चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती। तो इस आधार पर खरपतवारों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा है। पहला है संकरी पत्ती वाले और दूसरा आता है चौड़ी पत्ती वाले। ये एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। पत्तियों की जो संरचना है इस आधार पर हम बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर जब हम खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशियों का इस्तेमाल करेंगे तो संकरी पत्ती के लिए अलग होंगी और चौड़ी पत्ती के लिए अलग होंगी। अब ये संकरी पत्ती है क्या? तो हमने अनाज वाली फसलों में देखा था कि कुछ फसलों के अंदर इस तरह की पत्ती पाई जाती है। ये जो पत्ती है, इस पत्ती की संरचना को इसे हम कहेंगे संकरी पत्ती। ऐसी पत्ती को हम संकरी पत्ती कहते हैं। पत्ती के इस आकार के अलावा पत्ती का कोई भी आकार हो, चाहे वो इस तरह की पत्ती हो, चाहे वो इस तरह की पत्ती हो, चाहे वो इस तरह की पत्ती हो, कोई भी आकार इसको छोड़कर कहलाएगा चौड़ी पत्ती। तो पहला वर्गीकरण हम पत्तियों की संरचना के आधार पर करेंगे। हम जो बात कर रहे हैं कि भाई ये वाली जो पत्ती है, इस पत्ती को हमने कहा है संकरी पत्ती। और संकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से हैं? तो गेहूंसा, दूब घास, सांवा, बरू, कांस, जंगली जई, मोथा, जनखरा, इन सब को हम कहेंगे कि ये जो खरपतवार हैं, ये सारे खरपतवार कैसे हैं? तो ये सारे खरपतवार होते हैं संकरी पत्ती वाले। अरे बात आपको समझ में आ गई? क्यों संकरी पत्ती कहा? क्योंकि इसकी पत्ती की संरचना इस तरह की होती है। इस प्रकार की पत्ती को छोड़कर अन्य कोई भी पत्ती हो, कैसा भी आकार हो, हम उसे कहेंगे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। बाकी सभी कोई भी संरचना हो इनमें से, वो सब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की हम बात करें तो इनकी तादाद ज्यादा होती है, संकरी पत्ती वाले खरपतवारों की तादाद कम होती है। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से हमने एग्जांपल में कुछ ही खरपतवार देखते हैं, जैसे सेंजी है, जंगली जूट है, मुनमुना है, जंगली चौलाई है, गोखरू है, पत्थर चटा है, मकोय है, इसके अलावा बथुआ, हिरणखुरी, गाजर घास आदि। संकरी पत्ती के कुछ खरपतवार हैं, उनको छोड़कर ज्यादातर खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। ये संरचना समझ जाना। ऐसी पत्ती आपको दिखे तो संकरी पत्ती, इसके अलावा आपको जो पत्ती दिखे वो चौड़ी पत्ती। अगर आपने इस वर्गीकरण को याद कर लिया तो एक और वर्गीकरण आपको याद हो जाएगा, उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो हमारा अगला वर्गीकरण है जो किया गया है किस आधार पर, बीजपत्र के आधार पर। बीजपत्र के आधार पर खरपतवार दो प्रकार के होते हैं। पहले को हमने कहा एक बीजपत्रीय या मोनोकॉट इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल भी वही है, जो सकरी पत्ती वाले हैं वही एक बीजपत्री है, और जो चौड़ी पत्ती वाले हैं वो क्या है, द्विबीजपत्री, जिसे हमने कहा डाइकॉट। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं, पहला हमने कहा एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री को हमने मोनोकॉट कहा। क्यों? क्योंकि ये जो खरपतवार हैं इनके अंदर दो पत्रदल नहीं होते, एक ही पत्रदल होने के कारण, इनके बीच में एक ही पत्रदल होने के कारण इन्हें हम एक बीजपत्रीय या मोनोकॉट कहेंगे। हमने ऐसा अनाज वाली फसलों में पढ़ा था कि भाई जिनकी पत्ती सकरी होती है, सकरी पत्ती वाले जो हैं अधिकतर पौधों के अंदर जो बीज होगा वो एक बीजपत्री होगा या मोनोकॉट होगा। जैसे दूब घास, मोथा, बरू, प्याजी, गेहूंसा, जंगली जे। उसी तरह से द्विबीजपत्रीय या हम डाइकॉट की बात करें तो इनके अंदर हम देखते हैं कि बीज को तोड़ने पर बीज दो दलों में बट जाता है। दो दल होते हैं इनके अंदर, ये आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। दो दल होने के कारण हमने इसे कहा है डाइकॉट, इसे हमने डाइकॉट कहा है। जो पिछले वर्गीकरण में हमने देखा था कि अधिकतर जो चौड़ी पत्ती वाले हैं, या ऐसा कहें कि लगभग सभी जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं इनमें दो पत्रदल होते हैं, और इसलिए हमने इनको डाइकॉट भी अंग्रेजी में कहा है। इसके बीच से छिलका हटाओगे आपको दो पत्रदल नजर आएंगे, जैसे बथुआ, हिरनपुरी, कृष्णनील, ये जो हम बात कर रहे हैं, सेंजी, चटरी मटरी, खेसारी आदि। तो ये दूसरा वर्गीकरण हमने किस आधार पर किया है, तो ये वर्गीकरण हमने किया है बीजपत्र के आधार पर। अगर आपको पत्तियों की संरचना के आधार पर वर्गीकरण याद हो गया तो यहाँ भी ये वर्गीकरण याद हो जाएगा। सकरी पत्ती मतलब एक बीजपत्री और चौड़ी पत्ती मतलब द्विबीजपत्री। इस तरह से आप एक बार में दो वर्गीकरण याद रख सकते हैं। तीसरे वर्गीकरण की तरफ हम चले तो तीसरा जो वर्गीकरण है ये ऋतुओं के आधार पर है। हमने पहले ही पढ़ा कि तीन ऋतुएं थी फसलों में, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसल के साथ जो खरपतवार उगेगा उसे हम कहेंगे, तीन भागों में बांट दिया है। जो खरीफ की फसल के साथ उगेगा उसे कहेंगे खरीफ के खरपतवार, जो रबी के साथ उगेगा वो रबी के खरपतवार, और जो जायद में उगेगा वो जायद के खरपतवार। इस आधार पर हमने खरपतवारों को तीन भागों में बांट दिया, खरीफ के, रबी के और जायद के। जो खरीफ की फसल के साथ उगेंगे वो खरीफ के कहलाएंगे, जैसे मकोई, हुलहुल, चौलाई, स्ट्राइगा, बड़ी दूधी, छोटी दूधी, सफेद मुर्ग, जंगली धान, जंगली जूट, हजार दाना, पत्थर चटा आदि। ये जो खरपतवार हैं ये सारे खरपतवारों को हमने कहा ये किस मौसम के हैं, तो ये सारे जो खरपतवार हैं ये सारे खरपतवार खरीफ के हैं। खरीफ के क्यों कहा? क्योंकि ये खरीफ की फसलों के साथ उगते हैं, इस कारण से हमने इन खरपतवारों को खरीफ के खरपतवार कहा। उसी तरह से जो खरपतवार रबी की फसल के साथ उगते हैं उन्हें रबी के कहेंगे। जैसे गेहूं के साथ हम देखते हैं तो गेहूंसा उगता है, गेहूं के साथ गेहूंसा या गेहूं का मामा या गिल्ली डंडा, ये जो खरपतवार उगता है इसे हम कहेंगे कि भाई ये खरपतवार किस मौसम का है? रबी का है। क्यों? क्योंकि ये गेहूं आदि के साथ उगता है। इसके बाद आता है प्याजी, फिर हम देखते हैं कि सेंजी, मुनमुना, बथुआ, हिरनपुरी, चटरी मटरी और भुईकोड़ा या जिसे हम कहते हैं ओरोबंगी, ये सब रबी के खरपतवार हैं। फिर आता है जायद के,
तो जो जायद की फसल के साथ उगेंगे उन्हें हम जायद के कहेंगे, जैसे सत्यानाशी, मकोय, कोरचू लगा, विष खबर। अब ये जो मकोय है, ध्यान रखना कि मकोय खरीफ का भी है और जायद का भी है। जैसे फसल हमने देखी थी कि मूंग उड़द खरीफ की भी है और जायद की भी है, उसी तरह से मकोय खरीफ का भी खरपतवार है और जायद का भी है। ये वर्गीकरण हमने देखा ऋतुओं के आधार पर। अगले वर्गीकरण में हम आए तो अगला वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर किया गया है। जीवन चक्र के आधार पर हमने 3 भागों में खरपतवारों को वर्गीकृत किया, जैसे हमने फसल में भी पढ़ा था, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। अगर हम यहाँ बात करें 1 वर्षीय, मतलब वो खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या उससे कम समय में पूरा कर लेते हैं, उन्हें हम 1 वर्षीय कहेंगे। वानस्पतिक वृद्धि हो जाएगी, फूल आ जाएंगे, फल लग जाएंगे, बीज इनसे मिल जाएगा, सारा काम 1 साल या उससे कम समय में अगर होगा तो हम उसे 1 वर्षीय कहेंगे। इसमें सभी खरीफ, रबी एवं जायद के खरपतवार आते हैं। लगभग सभी खरीफ, रबी, जायद के हैं, क्योंकि एक सीजन के हैं और जो भी एक सीजन का होगा उसका जीवन चक्र 1 वर्ष से कम पूरा हो जाएगा। जबकि हम देखते हैं कुछ खरपतवार हैं जिनका जीवन चक्र पूरा होने में 1 वर्ष से अधिक समय लगता है, उन्हें हम कहेंगे द्विवर्षीय। ये पहले साल अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, जबकि फल, फूल, बीज इनसे दूसरे साल में मिलता है, जैसे जंगली मोथा, जंगली गाजर, जंगली जई। हम इन तीनों को कहेंगे जंगली मोथा, जंगली गाजर, जंगली जई। ये कहलाएंगे द्विवर्षीय खरपतवार। तीसरा हम देखें बहुवर्षीय। ये ऐसे खरपतवार हैं जो एक बार अगर खेत में उग जाते हैं तो कई वर्षों तक अपना प्रभाव दिखाते हैं। इनका जीवन चक्र 2 वर्ष से भी अधिक का होता है, इसलिए इनको हमने बहुवर्षीय कहा। जैसे गुल मेहंदी या जरायन, जरायन मतलब लेंटाना केमरा जो है वो है, झरबेरी, बेल की जो झाड़ियां आती हैं, बेसरम, मोथा, हिरनखुरी, लट जीरा, कांस, दूबघास आदि, इन सब को हम कहेंगे बहुवर्षीय खरपतवार। क्यों? क्योंकि इनका जीवन चक्र पूरा होने में 2 वर्ष से भी अधिक का समय लग रहा है। ये हमने चौथा वर्गीकरण देखा, ये जीवन चक्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। अब हम आगे बात करें तो आप देखेंगे कि चौथा और एक पांचवा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण जो है इसका खरपतवार व फसल संबंध के आधार। इसमें से परीक्षा में अक्सर प्रश्न आते हैं। सारे ही वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, पर इसको हम और ज्यादा महत्वपूर्ण कहेंगे क्योंकि इसमें से प्रश्न आता ही है। इसके अंदर हमने खरपतवारों को फिर से कई आधारों पर, हमने करीब 13 आधारों पर खरपतवारों को यहाँ वर्गीकृत किया है। इस आधार पर पहला है नकलची खरपतवार, या इसको हम कहते हैं मिमिक्री वीड। नकलची का मतलब क्या हुआ? नकलची का मतलब हुआ कि ऐसे खरपतवार जो बाहरी रूप से एकदम फसल जैसे दिखते हैं, उन्हें देखकर पहचानना मुश्किल है कि ये खरपतवार है या फसल है। और जब हम पहचानेंगे नहीं तो हम उनका कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे। नियंत्रण नहीं करेंगे तो वो खरपतवार लंबे समय तक फसल को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे खरपतवार को हम नकलची खरपतवार कहेंगे। ये खरपतवार बाहरी रूप से फसलों के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना काफी मुश्किल होता है। जैसे गेहूं के साथ गेहूंसा, धान के साथ जंगली धान। जैसे हम यहाँ देखें, आप देखोगे कि ये गेहूं है और ये है गेहूंसा। दोनों के जो पौधे हैं लगभग एक समान नजर आते हैं। दूर से देखकर इनको अलग अलग कर पाना मुश्किल होता है, और जब हम पहचानेंगे नहीं तो हम नियंत्रण का उपाय नहीं करेंगे और ये लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएंगे। समझ गए? तो गेहूं के साथ हम क्या बोल रहे हैं? गेहूंसा।
धान के साथ कौन है? तो धान के साथ है जंगली धान। ये खरपतवार कहलाते हैं नकलची खरपतवार। क्यों नकलची कहा? क्योंकि ये बाहरी रूप से दिखने में एकदम फसल जैसे होते हैं। दूसरे नंबर पर हम आए तो दूसरे नंबर पर जो इसके अंदर आता है वो है सापेक्ष खरपतवार, रिलेटिव। हमने इनको रिलेटिव कहा है या सापेक्ष कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये जन्मजात खरपतवार नहीं होते हैं, बल्कि ये फसल के ही पौधे हैं, लेकिन बिना बोए दूसरी फसल के साथ उगाते हैं, इसलिए इनको हमने खरपतवार कहा। लेकिन ये फसलों के ही सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, इसलिए हमने सापेक्ष या रिलेटिव खरपतवार कहा। जैसे अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें तो गेहूं के खेत में चना या राई, हमने क्या बोया था? हमने बोया था गेहूं, लेकिन उसके खेत में बिना बोए क्या उगाया? राई। या हमने कहा कि चना उगाया है। जैसे आप ये देख रहे हो ये गेहूं का खेत है, तो इस गेहूं के खेत में ये बिना बोए जो है ये उगाया है राई या सरसों। तो ऐसा जो है इसे हम कहेंगे, ऐसे जो खरपतवार होते हैं उन्हें कहेंगे सापेक्ष खरपतवार, रिलेटिव वीड, या हम इनको एक नाम और दे सकते हैं, हम इसे कहेंगे संबंधी खरपतवार। ये फसल के ही रिश्तेदार हैं, फसल के ही पौधे हैं, लेकिन बिना बोए दूसरे के साथ उगने के कारण इन्हें हमने खरपतवार कहा। ये समान मौसम के एक ही सीजन के पौधे हैं, है ना। गेहूं भी रबी का है, चना राई भी रबी का है, तो हम इसे कह देंगे सापेक्ष संबंध। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि खेत में फसल के साथ पिछले मौसम के पौधे उगाते हैं। फसल के साथ हम क्या कह रहे हैं? पिछली फसल के पौधे उगाते हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जो पिछली फसल के हैं, इन पौधों को हम क्या कहेंगे? तो इन पौधों को हम कहेंगे स्वयं सेवक पौधे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो गेहूं के खेत में सोयाबीन, गेहूं के खेत में क्या उगाया? सोयाबीन। अब हमने कहा गेहूं किस मौसम का है? तो गेहूं है रबी का। सोयाबीन किस मौसम का है? तो सोयाबीन है खरीफ का। अरे भाई पिछले मौसम का है ना, तो पिछली फसल का या पिछले मौसम का पौधा जब उगाता है तो उसे हम कहेंगे स्वयं सेवक पौधे। जैसे गेहूं में क्या उगाया? पिछली फसल सोयाबीन का पौधा उगाया, तो इसको हमने स्वयं सेवक पौधे कहा है। आगे चले तो अगला आता है रोग्यू। रोग्यू में क्या है कि फसल की एक किस्म है और उसके साथ उसी फसल की दूसरी किस्म अगर बिना बोए उगाए तो उसे हम कहेंगे रोग्यू। एक किस्म के साथ गलती से बिना बोए दूसरी अगर किस्म आ जाती है तो उसे हम रोग्यू कहेंगे। जैसे गेहूं की लोकवन किस्म के साथ मालव शक्ति या सोयाबीन की JS 335 के साथ हम बोल रहे हैं PK 7244। हमने गेहूं की लोकवन किस्म लगाई और इसके साथ बिना बोए उगाई कौन? मालव शक्ति। तो ये जो मालव शक्ति है इसे हम कहेंगे रोग्यू। इसे क्या बोलेंगे? रोग्यू कहा जाएगा। जैसे आपको ये खेत में अलग ही नजर आ जाएगा। अलग कैसे नजर आएगा? जैसे देखो ये गेहूं के खेत है, इसके अंदर लगभग सभी जो पौधे हैं लोकवन किस्म के, उनकी हाइट एक समान होगी, जबकि ये जो आपको नजर आ रहा है इसकी हाइट सामान्य से ज्यादा है। अब ये सामान्य से ज्यादा हाइट है, इसका मतलब ये है कि ये कोई दूसरी वैरायटी है। इसी कारण से ये जो पौधे होते हैं रोग्यू जो होते हैं, इनको हम ऑफ टाइप पौधे भी कहते हैं। ऑफ टाइप मतलब अलग दिखने वाले पौधे। रोग्यू को हम ऑफ टाइप पौधे भी कहते हैं। ये अलग ही नजर आते हैं खेत में, सामान्य फसल से ऊंचे नजर आएंगे। और साथ में ये जो रोग्यू होते हैं
इनका जब हम नियंत्रण करते हैं तो इसके नियंत्रण की जो क्रिया है, वो जो क्रिया है उसे हम कहेंगे रोगिंग। रोगियों को नियंत्रण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रोगिंग। ये एक किस्म के साथ बिना बोए दूसरी किस्म जब उगाती है तब हम इसे रोगियों कहते हैं। आगे हम बात करें तो अगला जो हमारे पास यहाँ पर खरपतवार आता है उसे हमने कहा अनिष्टकारी खरपतवार, नॉक्सियस वीड। अब यहाँ अनिष्ट के दो मीनिंग है। एक अनिष्ट का मतलब होता है जिसे नष्ट करना कठिन हो, अनिष्टकारी, और दूसरा मीनिंग होता है अनिष्ट मतलब बहुत बुरा। तो ये वो खरपतवार होते हैं, अगर ये एक बार खेत में आ जाए तो इन्हें नष्ट करना काफी कठिन होता है, इसलिए हमने इनको अनिष्टकारी कहा है। जैसे उदाहरण देखें, दूब घास, कांस, मोथा, ये ऐसे खरपतवार हैं अगर एक बार खेत में आ गए, जैसे कांस है, कांस अगर एक बार खेत में आ जाए तो उसका नियंत्रण बहुत मुश्किल है। उसी तरह से मोथा, ये भी एक बार अगर खेत में उगाया तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और ये फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे खरपतवारों को जिन्हें नष्ट करना कठिन हो क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे अनिष्टकारी खरपतवार, अंग्रेजी में कहेंगे नॉक्सियस वीड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें अगला। तो अगला हमारे पास जो खरपतवार है वो है जलीय खरपतवार। नाम से दिख रहा, जलीय मतलब जो पानी की सतह पर होते हैं या पानी के अंदर होते हैं, एक्वाटिक वीड हम इनको कहेंगे। जैसे जलकुंभी और हाइड्रिल्ला। जलकुंभी और हाइड्रिल्ला जो है हम इन्हें कहते हैं जलीय खरपतवार, क्योंकि जल के अंदर या ये जल की ऊपरी सतह पर रहते हैं, जल के अंदर या ऊपरी सतह पर। जैसे जलकुंभी है, ये जलकुंभी जल की ऊपरी सतह पर, नदी तालाब आदि में आप देख सकते हैं ऊपर ये पौधा रहता है, ये है जलकुंभी। और आपने नदी के अंदर देखा होगा, नर्मदा जी आदि में पानी के साथ बहता हुआ, ये पानी के अंदर, ये है हाइड्रिल्ला। तो जलकुंभी और हाइड्रिल्ला जलीय खरपतवार है। धान के पानी भरे खेत में सिंगाड़ा आदि की जो फसल लेते हैं वहां पर ये नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जल के अंदर है, इसलिए हम इन्हें कहेंगे जलीय खरपतवार। अगला हम चले आगे, तो अगला जो हमारे पास खरपतवार है वो है रेगिस्तानी खरपतवार, डेजर्ट और एरिड रीजन खरपतवार। ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर बहुत ही सूखा इलाका है, पानी की कमी है, वहां पर ये खरपतवार होते हैं, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसलिए रेगिस्तानी कहा। शुष्क क्षेत्रों में होते हैं इसलिए एरिड रीजन हमने वीड भी कहा। जैसे नागफनी है, जवासा है, कटिल है, वायुसूरी है, ये जो खरपतवार हैं इन्हें हम कहेंगे रेगिस्तानी खरपतवार। जैसे आप यहाँ देख रहे हो आसपास सूखा सा नजर आ रहा है, वहां पर ये नागफनी कैक्टस आदि लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा सूखे इलाके रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए हमने इनको कहा है रेगिस्तानी खरपतवार। इसके बाद आगे चले तो हमारे पास आगे जो खरपतवार आते हैं वो है क्षारीय भूमि के खरपतवार। अब क्षारीय भूमि के खरपतवार का मतलब होता है ये ऐसे खरपतवार हैं जो ज्यादा पीएच को सहन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये जो खरपतवार हैं ये 8 से अधिक पीएच, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 9 से अधिक पीएच पर अपने आप को जीवित रख पाते हैं। अधिक पीएच में भी ये बचे रहते हैं, इसलिए हमने इन्हें कहा है क्षारीय भूमि के खरपतवार। जैसे लटजीरा और सेंजी, ये लटजीरा और सेंजी जो है इन्हें हम कहते हैं क्षारीय भूमि के खरपतवार। क्यों कहा? क्योंकि ये 9 से भी ज्यादा पीएच को सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षारीय भूमि में उग जाते हैं, इसलिए हमने इनको क्षारीय भूमि के खरपतवार कहा। आगे बात करें तो आगे हमारे पास आता है अविकल्पी खरपतवार या ऑब्लिगेट खरपतवार।
भाई अविकल्पी का मीनिंग क्या हुआ? जिसके पास कोई दूसरा विकल्प ना हो। ये ऐसे खरपतवार हैं जो जंगली अवस्था में नहीं पाए जाते, इसलिए ये फसल विशेष के साथ ही उगते हैं। वो फसल होगी उसके साथ ही उगेंगे, फसल नहीं होगी तो ये अपने आप को जीवित नहीं रख पाएंगे। ये दूसरों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं। जैसे हिरणखुरी, बथुआ, कृष्णनील। हिरणखुरी, बथुआ, कृष्णनील की हम बात करें, जैसे हिरणखुरी है ये कपास, गेहूं आदि के साथ उगता है। बथुआ की हम बात करें तो बथुआ भी रबी के अंदर फसलों के साथ उगता है, जंगली अवस्था में नहीं पाया जाता। ये कृष्णनील भी जंगली अवस्था में नहीं होता, और जंगली अवस्था में नहीं होने के कारण अगर फसल नहीं होगी तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये फसल विशेष के साथ ही पाए जाते हैं, ये अन्य पौधों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते। समझ गए? इसलिए हमने इन खरपतवारों को कहा है अविकल्पी, क्योंकि फसल के अलावा इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, इसलिए इनको हम कहेंगे अविकल्पी खरपतवार। इसके बाद हम आगे चले तो अगला हमारे पास जो खरपतवार आता है वो है ट्रेलिंग खरपतवार। ट्रेलिंग खरपतवार क्या है? तो ट्रेलिंग वे खरपतवार हैं जिनके तने दुर्बल होते हैं, और इनके तने दुर्बल होने के कारण ये स्वयं अपने पैरों पर खड़े नहीं रहते हैं, बल्कि ये फसल के सहारे लिपट कर आगे बढ़ते हैं। ये खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, ये फसल के साथ लिपट कर ऊपर चढ़ते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी बेलें चली, जैसे बेल वाले जो खरपतवार होते हैं उनके तने दुर्बल होते हैं, लता के रूप में ये बढ़ते हैं, इसलिए ये खुद नहीं बढ़ सकते, किसी के साथ लिपट कर बढ़े। जैसे हिरणखुरी और मुनमुन, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, देखो ये इसके ये बेल जैसे नजर आ रही है, ये मुनमुना है और ये है हिरणखुरी। इसमें भी ऐसी बेलें होती हैं, इसलिए खुद खड़े नहीं रहेगा, किसी फसल के सहारे लिपट कर ऊपर चढ़ेंगे। इन्हें हम कहेंगे ट्रेलिंग खरपतवार। इसके बाद आगे हम चलें तो अगला हम देखते हैं हमारे पास जो खरपतवार है वो है परजीवी खरपतवार। परजीवी मतलब पैरासाइट। परजीवी क्या होंगे? ऐसे खरपतवार जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं करेंगे, बल्कि ये दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ऐसे खरपतवारों को हम क्या बोलेंगे? परजीवी खरपतवार। इसके लिए हमने ट्रिक है ये क्लोस, CLOS, क्लोस है, इसको याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 खरपतवारों के नाम छुपे हुए हैं। इसके अंदर CLOS में C का मतलब क्या है? कस्कुटा, L मतलब लोरेंथस, O मतलब ओरोबंकी, S मतलब स्ट्राइका। तो हमने कहा परजीवी के अंदर 4 आए, कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबंकी, स्ट्राइका। ये मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये जो क्लोज वर्ड है ये आपको याद रखना जरूरी है। क्लोज को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि C मतलब कस्कुटा, L मतलब लोरेंथस, O मतलब ओरोबंकी और S मतलब स्ट्राइका। अब ये जो चारों हैं हमने कहा सीरियल से याद रखना है। क्यों सीरियल से? इसलिए याद रखना है क्योंकि ऊपर वाले दोनों तना परजीवी हैं, नीचे वाले दोनों मूल या जड़ परजीवी हैं। भाई परजीवी है मतलब पोषण दूसरे पौधों से ले रहे हैं, तो ऊपर वाले ऊपरी भाग से, नीचे वाले निचले भाग से। ऊपर वाले दोनों तने से ले रहे हैं इसलिए तना परजीवी कहा, नीचे वाले दोनों जड़ से ले रहे हैं इसलिए जड़ परजीवी कहा। अब इसमें भी
ये जो कस्कुटा है जिसे हम अमरवेल कहते हैं, ये है पूर्ण तना परजीवी, मतलब तने से भोजन लेगा, पूरी तरह से आश्रित रहेगा, ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेगा। जबकि लोरेंथस आंशिक तना परजीवी है, भोजन ये भी तने से ले रहा है, लेकिन आंशिक का मतलब है कि ये जरूरत पड़ने पर प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है। उसी तरह से ओरोबंकी को हमने भुईकोड़ा कहा, ये पूर्ण जड़ परजीवी है, पूरी तरह से पौधे की जड़ से भोजन लेगा, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेगा। लेकिन स्ट्राइगा को हमने आंशिक कहा है कि जरूरत पड़ने पर अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है। तो ऊपर वाले ऊपर से, नीचे वाले नीचे से, इसलिए ऊपर वाले दोनों को तना परजीवी कहा और नीचे वाले दोनों को जड़ या मूल परजीवी कहा। अब हम यहाँ कुछ खरपतवार और उससे संबंधित जो फसल है उसकी बात कर लेते हैं कि किससे जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं हमारे पास कुछ खरपतवार है, जैसे स्ट्राइगा, ये किससे जुड़ा है, तो ज्वार से जुड़ा हुआ खरपतवार है। अमरवेल ये बरसिम और रिजिका जो है इससे जुड़ा हुआ है। ओरोबंकी, ये जो ओरोबंकी या भुईकोड़ा है ये तंबाकू से एसोसिएट खरपतवार है, और वाना जो है ये अमरूद से जुड़ा हुआ खरपतवार है। ये कुछ फसलों के साथ जिनके साथ ये जुड़े रहते हैं हमने उनकी बात की। स्ट्राइगा ज्वार से, अमरवेल बरसिम से, ओरोबंकी तंबाकू से और वाना अमरूद से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जो तरह तरह के पीएटी, बीएचयू, आईसीआर और जो भी एग्रीकल्चर की एग्जाम है उनमें अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है। अब ये जो चारों हैं इनको अगर हम चित्र के द्वारा देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। हम देखते हैं सबसे पहले अमरवेल। ये अमरवेल आपने पौधों के तनों के ऊपर ये पीले रंग की ऐसी लंबी लंबी ये लटकती हुई बेलें देखी होगी, ये है अमरवेल। दूसरा हम देखें तो क्या है, लोरेंथस। ये देखो पेड़ के ऊपर आपको ये नजर आ रहा होगा, इसका तना है और तने से ये पोषण ले रहा है। ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों खरपतवार है तना परजीवी, अमरवेल और लोरेंथस। सी और एल हो गया। अब हम आते हैं ओ मतलब ओरोबंकी या भुईकोड़ा, ये जड़ परजीवी है। आप देख सकते हैं ये पौधे की जड़ें हैं, ये जड़ों से अटैच होकर ये अपने लिए भोजन प्राप्त कर रहा है। अगला हम देखें तो स्ट्राइगा भी जड़ परजीवी है। ये दोनों ही खरपतवारों को हमने कैसे कहा, जड़ परजीवी खरपतवार। अब हमने अभी देखा था, आपको याद होगा हमने कहा था कि अमरवेल कैसा है, तना परजीवी है, लेकिन तने में भी कैसा परजीवी, तो ये है पूर्ण तना परजीवी। हमने कहा लोरेंथस कैसा है, ये तना परजीवी है लेकिन कैसा है, तो ये है आंशिक तना परजीवी। उसी तरह से भुईकोड़ा जड़ परजीवी है लेकिन कैसा है, तो ये है पूर्ण जड़ परजीवी। और हम देख रहे हैं स्ट्राइगा कैसा है, तो ये है आंशिक जड़ परजीवी। ये हो गए चारों परजीवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हमने चित्र के द्वारा देखा, ये आपको अक्सर नजर आते होंगे। आगे चले, अगला वर्गीकरण है सैटेलाइट खरपतवार। ये सैटेलाइट मतलब ये भारत के नहीं है, विदेशों से आए। जैसे हम बात करें तो बेसरम, ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये बेसरम है ना, ये भी हमारे यहाँ विदेशों से आया। फिर हम देखते हैं लेंटाना कैमरा, ये इसको हम जवाइन कहते हैं। ये दोनों हमारे यहाँ विदेशों से आए हैं, और विदेशों से आए खरपतवार को हम क्या कहेंगे, विदेशी खरपतवार, सैटेलाइट खरपतवार। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ तो क्या आया, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट खरपतवार। इसके अंदर हम देखें निरपेक्ष या एब्सोल्यूट में हम देखें तो इसमें क्या देखेंगे कि इसमें जो खरपतवार आते हैं, निरपेक्ष का मतलब होता है वास्तविक। तो वास्तविक खरपतवारों की बात हो रही है,
ओरिजिनल खरपतवार, जन्मजात खरपतवार की बात करें तो अगर हम देखें तो रोग्यू में हमने देखा था एक किस्म के साथ दूसरी किस्म, ये जन्मजात खरपतवार नहीं है। दूसरा हमने देखा सापेक्ष में क्या देखा था, एक फसल के साथ उसी मौसम का दूसरा पौधा, लेकिन वो भी फसल, इसलिए ये भी जन्मजात नहीं है। तीसरा आता है स्वयंसेवक में हमने देखा था पिछले मौसम का पौधा फसल का उगना, पिछले मौसम का है लेकिन वो भी फसल का है, तो ये भी जन्मजात नहीं है। इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी हमने प्रकार के खरपतवार पढ़े वो सब जन्मजात खरपतवार हैं, इसलिए वो सब इसी वर्ग में आते हैं। उन सब को हम निरपेक्ष या वास्तविक खरपतवार कहेंगे। इनको छोड़कर रोग्यू, सापेक्ष और स्वयंसेवक। इससे पहले हमने सैटेलाइट देखा। सैटेलाइट का हमने कहा कि ये भारत में कहां से आए हैं, विदेशों से, जैसे कि बेसरम और लेंटाना केरल, है ना, या जराइम, इन्हें हमने कहा विदेशी खरपतवार। तो ये हमने यहां पर खरपतवारों का वर्गीकरण देखा। 5 आधार पर हमने खरपतवारों का वर्गीकरण किया। ये खरपतवार हमारी फसल के साथ प्रतियोगिता करके नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हमें इनका नियंत्रण करना जरूरी है। तो हम अब आगे देखेंगे खरपतवारों का नियंत्रण। अब खरपतवार नियंत्रण का मीनिंग क्या होता है? खरपतवार नियंत्रण का मतलब है विभिन्न विधियों का उपयोग कर खरपतवारों की संख्या को कम करना। विभिन्न विधियों का उपयोग कर खरपतवारों की संख्या कम करना। कितनी कम करना? ताकि वे फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसी को कहा जाता है खरपतवार नियंत्रण। लेकिन इसके नियंत्रण से पहले हमें यहाँ एक चीज देखना पड़ेगी, वो है खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था का मतलब है कि ये फसल की कौन सी अवस्था पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, उस समय हमको इनको नियंत्रित करना जरूरी होता है, नहीं तो फसल की ऊपर में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। अलग अलग फसल के लिए ये अवस्था अलग अलग होगी। जैसे फसल और हम देखेंगे क्रांतिक अवस्था। पहली फसल हमारे पास है कपास, कितने दिन बाद? बुआई के 40 दिन बाद। दूसरा हमारे पास है सोयाबीन, बुआई के 15 से 45 दिन बाद। मूंगफली में 20 से 30 दिन बाद, 20 से 30 दिन बाद हम कर रहे हैं। चौथे नंबर पर मक्का 15 से 35 दिन। धान सामान्य हो 15 से 30 दिन। धान निचले क्षेत्रों की हो 35 दिन। गेहूं 20 से 30 दिन। और गन्ने में हम देखते हैं कितना है, 30 से 120 दिन। ये है क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या हुआ? उस अवस्था की बात यहाँ पर चल रही है जिस समय खरपतवार सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। सर्वाधिक नुकसान जिस अवस्था पर होगा उस अवस्था को हम कहेंगे क्रांतिक अवस्था। अलग अलग फसल के अंदर ये अवस्था अलग अलग समय पर आती है। इस समय खरपतवार नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भाई नियंत्रण करेंगे कैसे। तो हमारे पास आता है खरपतवार नियंत्रण की विधियां। तो सामान्यतः 4 विधियां हैं, भौतिक, कृषि विधियां, रासायनिक और जैविक। ये 4 तरीके हैं जिनसे हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। पहली विधि अगर देखें तो पहली विधि हमारे पास है यांत्रिक नियंत्रण। यांत्रिक को ही भौतिक नियंत्रण कहा जाता है। भाई इसमें हम खरपतवार नियंत्रण के लिए या तो हाथ से खरपतवार निकाल देंगे, उनको उखाड़ देंगे, काट देंगे, जला देंगे, या फिर हमने जो विभिन्न प्रकार के यंत्र पढ़े उन यंत्रों की सहायता से हम खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे, निदाई गुड़ाई करेंगे। तो इसे हम कहेंगे भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण।
जबकि दूसरा नियंत्रण हमारे पास है कृषि विधियां। इसमें हम जो कृषि क्रियाएं होती हैं उनमें बदलाव करके खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जरा इसको थोड़ा सा विस्तार से बात करें। सबसे पहले को यांत्रिक विधि कहा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ यांत्रिक उपाय अपनाते हैं, यंत्रों की सहायता से खरपतवार नियंत्रण करते हैं। भौतिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हाथ से भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है, इसलिए इसको भौतिक नियंत्रण भी कहा जाता है। इसको भौतिक नियंत्रण भी हम कहेंगे। इसमें हमने क्या कहा? खुरपक, खुरपी, हंसिया है, इसके द्वारा हम खरपतवारों को क्या करते हैं? उखाड़ना, काटना, इनकी सहायता से उखाड़ देंगे, काट देंगे। हाथ से उखाड़ना या जलाना, इसके अलावा ढेरों हो, कल्टीवेटर आदि से हम जो निराई गुड़ाई का कार्य करते हैं, इसे भी हम कहेंगे खरपतवार नियंत्रण का यांत्रिक या भौतिक तरीका। ये एक अच्छा तरीका है, फेमस तरीका है, लोग अपनाते हैं। दूसरा आता है कृषि विधि। इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें हम कृषि क्रियाओं में बदलाव करते हैं। कृषि क्रियाओं में बदलाव की सहायता से खरपतवारों का नियंत्रण किया जाएगा। अब कृषि क्रियाओं में बदलाव कैसे करेंगे? जैसे गर्मी में हम गहरी जुताई करेंगे ताकि खरपतवारों के जो बीज जमीन में निचली सतह पर पड़े हैं वो ऊपर आ जाए और तेज धूप गर्मी में नष्ट हो जाए उनकी अंकुरण क्षमता। दूसरा, शुद्ध बीज का उपयोग, मतलब हम जो बीज बो रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें दूसरे जो खरपतवार आती है उनके बीज मिले हुए नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम फसल चक्र अपनाते हैं। फसल चक्र से क्या होगा? जैसे अवैकल्पिक खरपतवार है, नकलची, जब फसल ही होगी तो वो होंगी, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि फसल में इनकी संख्या कम होगी। इसके अलावा अगर गोबर की खाद डाल रहे हैं तो सड़ी हुई F/M मतलब गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करना। कच्ची खाद भी खरपतवारों की संख्या बढ़ाने में विशेष योगदान रखती है। कैसे? भाई पशु जंगल में चरने के लिए जाते हैं, तरह तरह के खरपतवारों को खाते हैं, उनके बीज खाते हैं, गोबर में वो आ जाएगा, और अगर ढंग से नहीं सड़ाया तो वो जो बीज है वो खाद के साथ कहाँ पहुंच जाएंगे? खेत। तो ये जो खाद ले रहे हैं वो अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए। ये हमने दो विधियां देखी। अगली विधि की तरफ हम चले। अगली विधि का नाम है रासायनिक नियंत्रण। क्लियर है आपको कि यहाँ रसायनों का इस्तेमाल किया जाए। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे रासायनिक विधि कहा जाएगा। इसमें हम कहते हैं कि ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है। आजकल इस विधि का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है। रसायनों का इस्तेमाल करेंगे। जो रसायन खरपतवारों को मारते हैं उन्हें हम कहेंगे खरपतवार नाशी या वीडीसाइड। खरपतवार नाशी या वीडीसाइड, ये केवल खरपतवार को मार रहे हैं। कुछ रसायन खरपतवार के साथ साथ दूसरी वनस्पति को भी नष्ट करते हैं, ऐसे को कहा जाएगा शाकनाशी या हर्बिसाइड। जो केवल खरपतवार को मारेगा वो खरपतवार नाशी या वीडीसाइड, और जो रसायन खरपतवार के साथ सभी वनस्पति को मार दे वो हर्बिसाइड। अगर हम बात करें कि भाई शाकनाशियों का इस्तेमाल कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 1940 के दशक में। 1940 के दशक में स्टार्ट हुआ और सर्वप्रथम 1947-48 में इस्तेमाल किया गया शाकनाशी 2,4-D। सर्वप्रथम 2,4-D जो है इसका इस्तेमाल किया गया शाकनाशी के रूप में। शाकनाशी के रूप में 2,4-D का इस्तेमाल किया। अब ये जो 2,4-D का शाकनाशी गुण है इसको खोजा था जेनर में और हिचकॉक ने। 2,4-D का शाकनाशी गुण कौन ने खोजा?
जेनर मैन और हिचकॉक ने। 2,4-D शाकनाशी होने के साथ साथ एक तरह का हार्मोन भी है। इसे ज्यादा मात्रा में डाल देंगे तो खरपतवार और फसल को मार देगा, और बहुत कम मात्रा में 20-40 ppm के आसपास डालते हैं तो ये फल फूल को झड़ने से भी रोकता है। तो इस तरह से रसायन जो है इनकी शुरुआत हुई, और इन रसायनों की सहायता से जब हम नियंत्रण करेंगे तो ये रासायनिक नियंत्रण कहलाएगा, केमिकल। अब हम चौथी और अंतिम विधि की तरफ आते हैं। इसे हमने कहा है जैविक विधि। ये जैविक विधि क्यों कहा? क्योंकि इस विधि में हम खरपतवार नियंत्रण करने के लिए रसायनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हम खरपतवारों के यहाँ पर जैविक और प्राकृतिक सत्वों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खरपतवारों को, बीजों को खाने वाले कीट, खरपतवार को बीमार करने वाली बीमारियां, पशु पक्षी आदि। ये जो जैविक शत्रु हैं इन्हें हम कहते हैं जैविक कारक। इन्हें जैविक कारक कहा जाता है, या हम इनको कहेंगे बायो एजेंट। बायो एजेंट या जैविक कारक इनको कहा जाता है। ये जो कारक हैं ये खरपतवारों को रोग उत्पन्न करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये खरपतवार नियंत्रण की स्थायी एवं प्रदूषण रहित विधि है। स्थायी विधि क्यों है? क्योंकि एक बार अगर हमने खरपतवारों को खाने वाले कीड़े छोड़ दिए तो लगातार वो एक के बाद एक अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे और खरपतवारों को नुकसान पहुंचाते जाएंगे। प्रदूषण रहित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम रसायन का इस्तेमाल ही नहीं करते, इसलिए हमने इसको प्रदूषण रहित विधि कहा। अब हम यहाँ दो विधियों का और विस्तार से बात करेंगे, रासायनिक का और जैविक का। तो पहले हम जैविक विधि को विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, तो जैविक विधि में हम क्या बोल रहे हैं? कुछ प्रमुख खरपतवार और उनके जैविक शत्रु। अब हम यहाँ जैविक शत्रु के रूप में इस्तेमाल करेंगे कीटों का। कुछ खरपतवार और उनके प्राकृतिक शत्रु के रूप में हम कीट का इस्तेमाल करेंगे। पहला है जरायन या लेंटाना के अंदर। इसके लिए कीट कौन सा है? क्रोसिडोसेमा लेंटा। क्रोसिडोसेमा लेंटा। दूसरा हम देखें नागफनी, डेक्टाइलोपियस टोमेटोसस। डेक्टाइलोपियस टोमेटोसस ये इसका कीट है, प्राकृतिक शत्रु। तीसरा है जलकुंभी, नियोचेटिना इकोर्निया, नियोचेटिना ब्रूची, ये इसका कीट है। इसी तरह से हम देखें गोखरू, माइक्रोलेसिनस लिप्रीफॉर्मिस। माइक्रोलेसिनस लिप्रीफॉर्मिस। अगला है गाजर घास या पार्थेनियम। इसमें हम देखते हैं जाइगोग्रामा वाइक्लोराटा। जाइगोग्रामा वाइक्लोराटा। नेक्स्ट हम देखें मोथा। मोथा का क्या है? वेक्ट्रा वेरुटाना। तो ये हमारे पास कुछ खरपतवार थे और उनको नष्ट करने वाले उनके प्राकृतिक शत्रु के रूप में हमने कीट देखा। ये कीट इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जैविक उपाय के रूप में काम आते हैं, इसलिए हमने इनके प्राकृतिक शत्रु, जैविक शत्रु या बायो एजेंट देखे। ये पहला तरीका था जिसमें हमने कीट की सहायता से खरपतवार नष्ट किए। दूसरा तरीका हम देखें तो हमारे पास जो दूसरा तरीका है उसमें हम कवकनाशी या माइको हर्बिसाइड देखें। अब ये क्या चीज है? तो इसमें हम क्या करते हैं, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कुछ ऐसे फफूंद या कवक ढूंढते हैं जो खरपतवारों में रोग उत्पन्न करके उनको नष्ट कर दें। हम उनका स्प्रे इनके ऊपर करें, क्योंकि ये कवक फफूंद का घोल है खरपतवारों को मारने के लिए, इसलिए हमने इनको कहा है कवक शाकनाशी या माइको हर्बिसाइड। ये चार प्रकार के होते हैं, डिवाइन, कोलेबो, बाइकोलेरिस और बाइलोफास। हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट है डिवाइन, सेकंड हमारे पास है कोलेबो। ये हम देखते हैं। इसके बाद हम दो अलग देखें। ये जैविक शाकनाशी है जिनका निर्माण कवक या फफूंद से हुआ। ठीक है,
ये कवक या फफूंद से हुआ, इसलिए हमने इनको कवक शाकनाशी कहा। 4 प्रकार है, पहला है डी वाइन और दूसरा है कोलेबो। डी वाइन किस फफूंद से बना है? तो ये बना है फाइटोप्थोरा पामीगोरा। फाइटोप्थोरा पामीगोरा फफूंद से बना। उपयोग क्या करेंगे? तो नींबू वर्गीय जो उद्यान है, नींबू वर्गीय उद्यानों में कीट लगता है जिसका नाम है मोरेलिया ओडोराटा। मोरेलिया ओडोराटा कीट को ये जड़ सड़न द्वारा नियंत्रित करेगा। अगर ये फाइटोप्थोरा पामीगोरा को हम मोरेलिया ओडोराटा पर हम स्प्रे कर दें तो जड़ सड़न के द्वारा ये उसको नष्ट कर देगा। ये पहला कवक शाकनाशी हो गया। दूसरा है कोलेबो। ये जो कोलेबो है ये बना है कोलेप्टोट्राइकम फफूंद से। कोलेप्टोट्राइकम फफूंद से कोलेबो बना है। ये किसको मारेगा? तो ये हम देखते हैं कि जाइंट बेज खरपतवार है एक, ये इसमें अंगमारी रोग उत्पन्न करेगा तो अंगमारी रोग द्वारा उसे मार देगा। ये दूसरा हो गया। ये 2 कवक शाकनाशी हो गए। अगले पर हम आते हैं, तीसरा जो हमारा कवक शाकनाशी है उस कवक शाकनाशी का नाम है बाइकोलेरिस और लास्ट में आएगा बाइलोफास। बाइकोलेरिस की हम बात करें तो ये किससे बना है? ये बना है बाइकोलेरिस सोल्विकोला। बाइकोलेरिस सोल्विकोला फफूंद से बना है जो नियंत्रित करता है बरू घास को, है ना। बरू घास मतलब सोरगम हेल्पेंस। लास्ट में आता है बाइलोफास। बाइलोफास में हमारे को केवल याद रखना है फफूंद का नाम और वो फफूंद है स्ट्रेप्टोमाइकस हाइग्रोस्कोपिकस। स्ट्रेप्टोमाइकस हाइग्रोस्कोपिकस। ये हम बात कर रहे थे किसकी? कवक शाकनाशी की। ये हमने जैविक नियंत्रण यहां तक देखा। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब जरा हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित। हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार खरीफ फसलों से संबंधित है? अब खरीफ का खरपतवार कौन सा? हिरनखुरी और प्याजी जो है ये रबी के हैं, इसलिए इसका उत्तर यहाँ क्या आएगा? हजार। ये वर्गीकरण में था। निम्न में से कौन सा खरपतवार चौड़ी पत्ती वाला है? तो मकोय, जंगली जूट और मोथा ये सब सकरी पत्ती वाले हैं, बथुआ चौड़ी पत्ती वाला है। अगला है अमरवेल परजीवी है, तो अमरवेल परजीवी किस पर है? तो ये तने पर परजीवी है, हमने पढ़ा था ना, कस्कुटा पूर्ण तना परजीवी वही। कौन सा खरपतवार रेगिस्तानी है? तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो वायुसुरी है ये रेगिस्तानी है। नागफनी, वायुसुरी, जवासा कटिल ये हमने पढ़ा, ये रेगिस्तानी खरपतवार है। आगे हम देखें तो आगे हमारे पास 4 क्वेश्चन और हम देखते हैं। उसके साथ हमारा आज का ये भाग इस लेक्चर का कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास आगे आता है, कौन सा खरपतवार क्षारीय भूमियों में अधिक पनपता है? क्षारीय भूमि में हमने देखा था लटजीरा और सेंजी, तो यहाँ उत्तर आएगा लटजीरा। अगला खरपतवार नाशी जो दुनिया में सबसे पहले बनाया, तो सबसे पहले वाला जो शाकनाशी है वो कौन सा है? 240। अगला है बाइकोलेरिस किस खरपतवार के नियंत्रण में काम में आता है? तो बाइकोलेरिस का उपयोग हम करते हैं सोरगम हेल्पेंस में। सोरगम हेल्पेंस जिसे हमने कहा था बरू घास। बरू घास के नियंत्रण के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में आता है धान के खेत में जंगली धान। धान और धान के साथ जंगली धान, मतलब सीधी बात है ये बात हो रही है नकलची खरपतवार, क्योंकि जंगली धान भी धान जैसी दिखता है। ये हमने यहाँ पर बात की, हमने यहाँ पर प्रश्न भी देखे और हमने खरपतवार का वर्गीकरण, नियंत्रण की विधियां और उसमें से जैविक नियंत्रण को डिटेल में पढ़ा।